सभी को नमस्कार। तो आपका आरसीसी आज मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसमें डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट के बारे में आप समझते हैं। आपको नॉमिनल मिक्स कंक्रीट मैंने समझा दिया था। डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट को मैंने आपको बता दिया है कि जहाँ पे हम क्वालिटी ऑफ कंट्रोल मतलब हमारे अंडर में रहता है। हम क्वालिटी ऑफ कंट्रोल मतलब चेक करके हर मटेरियल की क्वालिटी को चेक करके कंक्रीट को डिज़ाइन करते हैं स्पेसिफाइड स्ट्रेंथ के लिए। वो हम तैयार करेंगे कंक्रीट को, उसकी डिज़ाइनिंग करेंगे, तो इसी को हम डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट कहते हैं। अगर बात करें M20 ग्रेड से ऊपर के लिए, तो उसके लिए जो हैवी लोड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिस पे ज़्यादा लोड आता है या फिर आपको जहाँ फैक्टर ऑफ सेफ्टीज़ की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे आप डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट ही यूज़ कीजिए एज़ पर द IS 456। वो हमें रिकमेंडेड करता है, ठीक है। लेकिन डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट करते किस तरीके से हैं वो सारी चीज़ें अब आप समझ जाओगे। अब आप ऑटोमेटिकली सब समझ जाओगे कैसे हम डिज़ाइन मिक्स करते हैं, ठीक है। कुछ स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना है, उसके बाद समझते हैं क्या है। चलिए, तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट। डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट, डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समझते हैं क्या करें, क्या चीज़ है भैया डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट। देखिए, सबसे पहले पॉइंट्स बताता जा रहा हूँ, फिर उसको एक्सप्लेन करते जाऊँगा अच्छे से। अगर बात करें तो सबसे पहला पॉइंट, इन डिज़ाइन मिक्स proportion of different materials to be used is based on quality of materials, for the required strength of concrete, ठीक है। क्या बोला, इन डिजाइन मिक्स प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स टू बी यूज्ड इन बेस्ड ऑन क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स। ये बोल रहा है जो भी हम प्रोपोर्शंस लेंगे कि कितना में सीमेंट लेना है, कितना फाइन एग्रीगेट लेना है, कितना कोर्स एग्रीगेट लेना है, ये सारी चीज़ें किस पर डिपेंड करेंगी, क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स पे। मान लीजिए किसी भी मटेरियल की क्वालिटी में आपको कमी महसूस होती है तो उसको अच्छे से चेक कीजिए। हो सकता है आप उसको करना कोशिश कीजिए तो रिजेक्ट कर दीजिए उस मटेरियल को। लेकिन अगर वो आपका मटेरियल यूज़ करना आपके लिए एक तरीके से पॉसिबल है कि मतलब इम्पॉसिबल है कि उस मटेरियल की जगह हम दूसरा मटेरियल यूज़ नहीं कर पा रहे, तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में इस मटेरियल के लिए हम कितना हमें क्वांटिटी लेनी है, कितना हम इसको इंक्रीज़ कर दें कि वो उसी स्ट्रेंथ को अचीव करा दे जो हम चाहते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ये बेसिकली यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको क्वालिटी कंट्रोल के बेसिस पर, क्वालिटी के बेसिस पर आपको जो प्रपोर्शन है सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, इन सभी का देना है, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है, फिक्स नहीं है कि भाई यहाँ 1 2 4 दे दिया तो वो 1 2 4 हमने अगर दे दिया तो एग्जाम्पल के लिए तो वो M15 की ग्रेड बना देगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट पॉइंट, अब डिज़ाइन मिक्स करते किस तरीके से हैं वो सारी चीज़ समझाते हैं। डिज़ाइन मिक्स ऑफ कंक्रीट is carried in following sequence। अब जो भी फॉलोइंग सीक्वेंस या स्टेप्स जो भी मैं बता रहा हूँ इसी सीक्वेंस में चलेगा, इसी सीक्वेंस में हम डिजाइनिंग के लिए स्टेप्स चलते हैं। मतलब ऐसा नहीं बीच में कोई भी स्टेप्स आप इंसर्ट कर दोगे, ऊपर नीचे नहीं करना, इसी स्टेप्स में हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। सीक्वेंस यही रहेगा हमारा। तो अब क्या सीक्वेंस है वो सारी चीज़ें समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करता हूँ तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेप फर्स्ट, पहले स्टेप की बात करते हैं, पहले स्टेप की, स्टेप फर्स्ट। पहला स्टेप हमारा क्या होता है, कैलकुलेट द टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। तो सबसे पहले जिस कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के लिए हमें कंक्रीट को डिजाइन करना है, M30 के लिए, M25 के लिए, M35 के लिए, उसके लिए हम टारगेट मीन स्ट्रेंथ को फाइंड आउट कर लेंगे। तो टारगेट मीन स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने के लिए बताइए रखा आपको तरीका। क्या होता है टारगेट मीन स्ट्रेंथ का फॉर्मूला, FM = FC के, जिसके लिए मुझे डिजाइन करनी है कंक्रीट, वो यहाँ पर FC की जगह वो वैल्यू आ जाएगी, प्लस 1.65 इंटू सिग्मा,
1.65 इंटू सिग्मा। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, मीन स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। ये पहला स्टेप हमारा होगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 2, हमने मीन स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर ली, ठीक है। अब स्टेप 2 पे चलते हैं। स्टेप 2 क्या बोलता है, टेक वैल्यू ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो corresponding to target mean strength and workability from given graph। अब ये जो ग्राफ होता है ये एज पर SP23 जो हैंडबुक है आपकी कंक्रीट मिक्स की, ठीक है, उस हिसाब से ये हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो यहाँ पर SP23 का भी यूज़ करना पड़ेगा हमें जब हम डिज़ाइन मिक्स कर रहे हैं। तो ये ग्राफ किस तरीके से होता है पहले बता देता हूँ। स्केल पे ग्राफ नहीं बन पाएगा, आपको अंदाजा बस बता दूंगा किस तरीके से ग्राफ होता है, आप समझ जाओगे मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पर। इस पॉइंट का मतलब कि कैसे हम टारगेट मीन स्ट्रेंथ जो हमने फाइंड आउट करी है स्टेप फर्स्ट में, उसकी हेल्प से वाटर सीमेंट रेशियो को हम निकाल लेते हैं। अभी वाटर सीमेंट रेशियो किस बेसिस पे है कि भाई आपकी जो वर्केबिलिटी है, वर्केबिलिटी को भी कंसीडर किया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो वर्केबिलिटी का भी खास ध्यान रखना है क्योंकि हमें काम भी जो है इजी वे में कराना है, जो भी कंक्रीट पर वर्क कराना है, ठीक है। अब किस तरीके से होता है वो समझते हैं। देखिए इस तरीके से ग्राफ होता है आपका, इस तरीके से कुछ ग्राफ होता है, इस तरीके से ऐसा ग्राफ होता है आपका, ठीक है। इस तरीके से ग्राफ होता है, स्केल पर नहीं है, बस समझा रहा हूं आपको ताकि समझ आ जाए। इस तरीके से कुछ ग्राफ होता है। अब ये ग्राफ जो बनाया गया है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर बनाया गया है, जो प्रीवियस हिस्ट्री है उसके बेसिस पर बनाया गया है। तो इतना आसान से मत समझना है कि इसी ग्राफ को ऐसे बना दिया गया है। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से हमारा एक कर्व होता है, ये हमारा कर्व है, ठीक है। यहाँ पर वैल्यूज़ मार्किंग होती है, वैल्यूज़ मान लीजिए एग्जांपल के लिए ये 0.30, ये 0.35, ये 0.40, ये 0.45, ये जो है ये एक्सेस कौन सी है, वाटर सीमेंट रेशियो की, वाटर सीमेंट रेशियो 0.50, 0.55, 0.60। स्केल पे नहीं है, पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। कहीं आप ये मत सोचना कि 0.50 के लिए जो रेड लाइन दिखला रहा हूँ ये रेड लाइन वहीं कट करेगी, ठीक है। ये एक रफली डायग्राम है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। और यहाँ पर इस एक्सेस पे क्या होता है, टारगेट मीन स्ट्रेंथ। इस एक्सेस पे क्या होगी, टारगेट मीन स्ट्रेंथ मान लीजिए 0, फिर बढ़ते बढ़ते जा रही है, यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो सकती है, 10, 20, 30, 40, ऐसे इस तरीके से मार्किंग होती है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से मीन स्ट्रेंथ की वैल्यू हो गई। अब ये जो FM है, ये मीन स्ट्रेंथ है, ये यहाँ से आप निकाल लोगे। मीन स्ट्रेंथ के लिए यहाँ पर दे रखी है वैल्यू और यहाँ पर आपने कैलकुलेट स्टेप फर्स्ट में कर रखा है। अब क्या करोगे आपको ये चीज़ पता चल गई। अब क्या करोगे, मान लीजिए कोई भी आपकी मीन स्ट्रेंथ निकल कर आई, एग्जाम्पल के लिए कुछ भी निकल के आई, एक्स वैल्यू निकल कर आई, एक्स, ठीक है। यहाँ पर मार्क होगी एक्स वैल्यू। अब उसको आप क्या करोगे, एक्स वैल्यू को इस तरीके से लाइन को ड्रॉ करोगे और ये जहाँ पर कर्व से टकराएगी फिर उसको इस तरीके से क्या करोगे, वर्टिकली ड्रॉ करोगे और वो वाटर सीमेंट रेशियो के लाइन पर टकरा जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। तो वो हमें क्या बता देगी, वाटर सीमेंट रेशियो बता देगी, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं किसका, वाटर सीमेंट रेशियो को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऊपर स्टेप 2 क्या बोल रहा है, टेक वैल्यू ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग टू टारगेट मीन स्ट्रेंथ, जो भी टारगेट मीन स्ट्रेंथ है उसके बेसिस पर, एंड वर्केबिलिटी फ्रॉम गिवन ग्राफ, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि भाई वाटर सीमेंट रेशियो में किस हिसाब से लेना है। क्लियर हो गया। तो ये हर चीज़, हर क्राइटेरिया को देख के ये ग्राफ बनाया जाता है। अब वो ग्राफ आपको एग्जाम में गिवन होगा, नहीं तो डायरेक्टली आपको क्या दी हुई होगी, एक टेबल दी हुई होगी जहाँ से आप इंटरपोलेशन करके वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। ध्यान रखना, तो बिना डायग्राम के या बिना वैल्यूज़ के आप इसको फाइंड आउट नहीं कर पाओगे क्योंकि आप डिजाइनिंग कर रहे हो। तो ये आपको क्वेश्चन पेपर में गिवन होगी। चलिए, तो यहाँ से हमने स्टेप 2 कंप्लीट कर लिया। हमने क्या निकाल लिया, वाटर सीमेंट रेशियो निकाल लिया। अब वाटर सीमेंट रेशियो तो निकाल लिया, लेकिन इसका मैक्सिमम क्राइटेरिया भी हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से भी चेक करने के बाद में हमें एक और क्राइटेरिया यहाँ पे चेक करना पड़ता है स्टेप 2 में, कि कहीं हमारा वाटर सीमेंट रेशियो मैक्सिमम क्राइटेरिया से ज़्यादा ना हो, जो कि IS 456 ने दिया हुआ है।
तो वो कैसे चेक करेंगे, तो लिखते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को। जो वाटर सीमेंट रेशियो यहां से कैलकुलेट कर रहे हैं उसके लिए बात कर रहा हूं। तो वाटर सीमेंट रेशियो कंसीडर्ड फ्रॉम अबोव क्राइटेरिया, अबोव क्राइटेरिया का मतलब यही है जो मैंने अभी आपको समझाया है। अबोव क्राइटेरिया should not be more than value obtained from exposure condition criteria। और ये किस हिसाब से, एज पर IS 456 के हिसाब से ये आपको दिया हुआ है। तो एक्सपोजर कंडीशन क्राइटेरिया क्या है वो आपको मैं बता चुका हूँ। एक्सपोजर कंडीशन आप जानते हो, एक्सपोजर कंडीशन के हिसाब से मैक्सिमम कितना वाटर सीमेंट रेशियो दे सकते हो। तो टेबल बनवा रहा हूँ। इसके बाद में आपका मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट और RCC स्ट्रक्चर की बात करेंगे अब हम, ठीक है, RCC के लिए। और मिनिमम, अब ये ध्यान रखना है आपको, मिनिमम सीमेंट कंटेंट ये कितना होना चाहिए, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, kg पर मीटर क्यूब में। किस में है ये, kg पर मीटर क्यूब। और लास्ट वाटर सीमेंट रेशियो मैक्सिमम कितना दे सकते हो, मैक्सिमम वैल्यू आपको बताई हुई है कितना आप दे सकते हो, इससे ज़्यादा आपको नहीं देना, ठीक है। तो अगर एक्सपोजर कंडीशन की बात करें तो एक्सपोजर कंडीशन में कौन कौन सी हमारी कंडीशन हो गई। एक्सपोजर कंडीशन की बात करें तो हमारी माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम। तो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर RCC ये आपको बताया हुआ है ऑलरेडी मैंने पहले, ये कितना होना चाहिए, M20, M25 मिनिमम ग्रेड है, ज़्यादा दे सकते हो, M30, M35, M40, ठीक है। अब मिनिमम सीमेंट कंटेंट, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है, कितना देते हैं माइल्ड कंडीशन के लिए, M20 के लिए 300 kg पर मीटर क्यूब। एक मीटर क्यूब की अगर कंक्रीट है तो उसमें 300 kg सीमेंट देंगे। इस हिसाब से M25 के लिए भी 300 है मिनिमम। आप बढ़ा सकते हो, उससे ज़्यादा दे सकते हो, लेकिन ज़्यादा का भी क्राइटेरिया है, 450 kg पर मीटर क्यूब से ज़्यादा नहीं दे सकते, 450 kg से, लेकिन मिनिमम इससे कम भी नहीं दे सकते, ठीक है। फिर उसके बाद 320, 340 और 360। अब देखिए यहाँ से अगर मैंने मिनिमम क्वांटिटी लिखवा दी तो अब यहीं से आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका मतलब मिनिमम सीमेंट कंटेंट का क्राइटेरिया है। मतलब अगर हमारी सीमेंट की क्वालिटी में गिरावट भी हुई, अगर वो घटिया क्वालिटी का भी हुआ सीमेंट, तो हम मिनिमम इतना सीमेंट देकर सेव कर सकते हैं अपने स्ट्रक्चर को। तो ये जो मिनिमम सीमेंट कंटेंट दिया है ये हर एक क्वालिटी ऑफ सीमेंट को कंसिडर करके देखा गया है, चेक करके एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भैया अगर बेकार से बेकार सीमेंट भी है तो उसको हम इतना मिला दें, इतनी क्वांटिटी में मिला दें, तो हम अपनी एक टारगेट मिनी स्ट्रेंथ जो भी हमारी अचीव कर सकते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, उसके लिए कितना हम इसको सीमेंट को मिलाएंगे, मतलब कितना प्रोपोर्शन हमें देना पड़ेगा वो हम फिक्स कर सकते हैं यहाँ से, इसकी हेल्प से, ठीक है। अब आता है वाटर सीमेंट रेशियो। तो वाटर सीमेंट रेशियो मैक्सिमम वाला दिया गया है, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। तो कितना है, M20 के हिसाब से अगर बात करें तो 0.55, 0.45, 0.45, 0.45, 0.40 या IS 456 है, डायरेक्ट दी हुई है वैल्यू, तो इससे ज़्यादा हम नहीं ले सकते। अब ये क्राइटेरिया आगे चेक किया जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमारे पास ये टेबल मिल गई, हमें पता चल गया कि हमें कितना वाटर सीमेंट रेशियो लेना है। अब जो वाटर सीमेंट रेशियो मैंने ऊपर कैलकुलेट किया है ग्राफ से, वो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्लियर। चलिए आगे एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा देता हूँ सीमेंट के लिए भी, कि मैक्सिमम कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए। तो नेक्स्ट अगर स्लाइड की बात करें तो नेक्स्ट में अगर स्लाइड में बताता हूँ नेक्स्ट पॉइंट में, तो आपके लिए नोट है यहाँ पर, नोट क्या है, मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट shall not exceed 450 kg पर मीटर क्यूब, 450 kg पर मीटर क्यूब, ये ध्यान रखना, 450 kg पर मीटर क्यूब, 450 kg पर मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट टू लिमिट, किस लिए, टू लिमिट द श्रिंकेज एंड थर्मल क्रैकिंग
थर्मल क्रैकिंग। थर्मल क्रैकिंग कहने का मतलब ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप सीमेंट इतना ज़्यादा दे दो कि सीमेंट ज़्यादा देने की वजह से क्या होगा, थर्मल क्रैकिंग आ जाएगी, हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसकी वजह से क्रैक्स आ गए तो स्ट्रेंथ घट जाएगी, उल्टा आपकी कंक्रीट की श्रिंकेज भी ज़्यादा मिलेगा आपको देखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स जो है, ये प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी अगर आपने ज़्यादा सीमेंट दे दिया। 450 kg पर मीटर क्यूब से ज़्यादा आप सीमेंट नहीं दोगे। तो ये हमारा 2 स्टेप कंप्लीट हो गए अभी तक। अब तक हमने क्या सीख लिया? अब तक हमने सीमेंट के बारे में एक तो मैक्सिमम मिनिमम के बारे में समझ लिया, वाटर सीमेंट रेशियो कितना मैक्सिमम दे सकते हैं वो हमने समझ लिया। ठीक है, टारगेट मीन स्ट्रेंथ के बारे में समझ लिया। अब हमारा आता है स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड की बात करते हैं अब। स्टेप थर्ड। अब स्टेप थर्ड में अगर हम देखें तो स्टेप थर्ड क्या करेंगे? अब निकालते हैं वाटर की कंटेंट, वाटर कंटेंट जो मैक्सिमम वाटर कंटेंट है वो निकालना है हमें स्टेप थर्ड में। तो टेक मैक्सिमम वाटर कंटेंट फ्रॉम टेबल। ये टेबल कहाँ गिवन होगी आपको? गिवन इन IS 10262, ये आपका IS कोड है 10262, उसके हिसाब से बता रहे हैं। तो टेक मैक्सिमम वाटर कंटेंट फ्रॉम टेबल, दिस कोड corresponding to nominal size of coarse aggregate and slump value of 25 to 50 mm। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जो भी आप मैक्सिमम वाटर कंटेंट अब लेंगे हम, टेबल हमें दी हुई होगी किसमें? IS 10262 के हिसाब से, कॉरस्पॉन्डिंग टू नॉमिनल साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट। जो भी कोर्स एग्रीगेट का नॉमिनल साइज होगा उसके हिसाब से हमें लेना है, जो टेबल बनी हुई है। और स्लम्प वैल्यू कितनी है वहाँ पर? 25 से 50 mm। अगर स्लम्प वैल्यू 25 से 50 mm होती है और जो नॉमिनल साइज है उस हिसाब से जो मैक्सिमम वाटर कंटेंट है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कितना हम लेंगे। मैक्सिमम वाटर कंटेंट एज पर द नॉमिनल साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट के बेसिस पे भी डिफाइंड है। ठीक है, तो दोनों क्राइटेरिया चेक करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर बात करें तो नॉमिनल साइज की अगर मैं बात करूँ तो नॉमिनल साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, और यहाँ पे बात कर लेता हूँ मैक्सिमम वाटर कंटेंट। तो मैक्सिमम वाटर कंटेंट, तो अगर बात करें यहाँ पर तो क्या होगी वैल्यू? अगर आपका मैक्सिमम नॉमिनल साइज 10 mm है तो जो मैक्सिमम वाटर कंटेंट आप दोगे वो दोगे 208 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, 208 kg पर मीटर क्यूब आप यहाँ से दे दोगे। अगर आपका कितना है 10 mm नॉमिनल साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट, अगर आपका 20 mm है तो 20 mm के लिए कितना देंगे मैक्सिमम? 186 kg पर मीटर क्यूब। और अगर नॉमिनल साइज हमारा 40 mm हुआ तो दैट इज़ 165 kg पर मीटर क्यूब। तो आप यहाँ से देख रहे हो जैसे नॉमिनल साइज बढ़ता जा रहा है मैक्सिमम वाटर कंटेंट की वैल्यू घटती जा रही है, बिकॉज स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या होता जा रहा है आपका? घटता जा रहा है। जो सरफेस एरिया को कम होता जा रहा है भाई, जैसे जैसे आप कोर्स के एग्रीगेट का साइज बढ़ाते जाओगे तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम जो निकालोगे वो तो कम ही होता जाएगा ना, जैसे जैसे हम कोर्स एग्रीगेट के साइज को बढ़ाते जाएंगे। इसलिए तो हमारा वाटर कंटेंट भी क्या होता जा रहा है? हमारा कम होता जा रहा है। तो ये समझ आ गया आपको? तो ये जो मैक्सिमम वाटर कंटेंट है ये इतना, अगर कोर्स एग्रीगेट नॉमिनल साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट अगर हम इतना यूज़ करें तो मैक्सिमम वाटर कंटेंट हम इतना ही दे सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट अब आगे यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो नॉमिनल साइज़ है, नॉमिनल साइज़ जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है आपका मैक्सिमम वाटर कंटेंट की वैल्यू कम होती जा रही है। अभी क्यों कम हो रही है इसका रीज़न लिखवा देता हूँ। एज बता भी दिया है आपको, एज नॉमिनल साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट increases specific surface area will decreases thereby water requirements
thereby water requirements for these aggregates also reduces वो भी क्या हो रही है, वैल्यू आपकी also reduce हो रही है, समझ आ गया, वैल्यू हमारी also वो reduce हो जाएगी। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो समझने वाली चीज़ है, स्लंप वैल्यू 25 से 50 mm के लिए तो बता दिया आपको मैंने, लेकिन अगर स्लंप वैल्यू हमारी मान लीजिए बढ़ रही है एडिशनली, मतलब उसके ऊपर जो 50 mm है 50 mm से ज़्यादा हो रही है वैल्यू, तो हमारी जो ये अगर हमें स्लंप वैल्यू को बढ़ाना है तो हमारी जो भी वैल्यू वाटर कंटेंट के वो बढ़ाना पड़ेगा। अगर वाटर कंटेंट बढ़ा देंगे तो स्लंप वैल्यू तो बढ़ी जाएगी ना, जो स्लंप वैल्यू होती है वो तो अगर वाटर सीमेंट रेशियो आप बढ़ा दोगे तो स्लंप वैल्यू बढ़ जाएगी आपका, ठीक है, क्योंकि आपकी लिक्विडिटी बढ़ जाती है, तो इस तरीके से वो ज़्यादा हाइट तक वो मेंटेन नहीं रह पाएगी, तो स्लंप वैल्यू आपकी बढ़ जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर ईच एडिशनल 25 mm slump कॉमा अबोव वैल्यू मतलब जो ऊपर वाली वैल्यूज लिखवाई हुई है मैक्सिमम वाटर कंटेंट की, अबोव वैल्यूज आर इंक्रीज्ड बाय 3%। कितना परसेंट वैल्यू को हम बढ़ा देंगे, 3% बढ़ा देंगे, 3%। तो अब ये कैसे हैं समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर आपकी स्लंप वैल्यू 25 से 50 mm है, मान लीजिए आपकी स्लंप वैल्यू 75 mm हो, एग्जाम के लिए आपकी स्लंप वैल्यू 75 mm, तो 75 mm अगर बात करें तो 75 mm तो कितना बढ़ गई, 75 mm का मतलब 50 mm से 75 mm कितना बढ़ रहा है, 25 mm बढ़ गया, तो 25 mm बढ़ गया, तो नीचे जो वैल्यू मैंने लिखवा रही है आपको 208, 187, 186, 165, तो ये वैल्यू खुद में इंडिविजुअली कितना परसेंट बढ़ जाएंगी, 3% खुद में चेंज कर लेंगी। मतलब 208 का जो 3% होगा वही इसमें ऐड हो जाएगा, 186 का जो 3% होगा वो इसमें ऐड हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू इंक्रीज हो जाएंगी 3%। अगर हमारी स्लंप वैल्यू 100 mm हुई तो 50 mm से 100 mm तक कितना चले गए, 50 mm से 100 mm मतलब कितना चेंजेस आया, 50 mm का चेंजेस आया, तो टोटल 6% वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, 3 + 3 6%, तो सभी में 6% का चेंजेस आ जाएगा जो नीचे वैल्यू लिखवाई हुई है। क्लियर हो गया, ये इसका मतलब था। चलिए नेक्स्ट प्लास्टिसाइजर की बात कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम पानी मिलाएं विदाउट इंक्रीमेंट इन वाटर। अगर हम प्लास्टिसाइजर मिला दें कंक्रीट के अंदर तो उससे भी वर्केबिलिटी हमारी बढ़ जाती है। तो प्लास्टिसाइजर मिला दे रहे हैं तो इसका मतलब वाटर कंटेंट को हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करूं तो अबोव वैल्यूज ये सीक्वेंस में होगा, ध्यान रखना इसी सीक्वेंस में चलेगा, ये नहीं पहले प्लास्टिसाइजर के लिए लगा दो, पहले हमेशा स्लम वैल्यू के लिए लगेगा। अबोव वैल्यूज आर रिड्यूस्ड बाय 5 to 10%, मतलब पानी की बात कर रहा है, 5 to 10% फॉर प्लास्टिसाइजर्स एंड 20% फॉर सुपर प्लास्टिसाइजर्स। तो जो भी मैंने अबोव वैल्यूज बताई हैं, मतलब कहने का मतलब है अगर स्लंप वैल्यू हमारी चेंज नहीं हुई, 25 से 50 mm हुई और हमने प्लास्टिसाइजर यूज किया हुआ है, तो नीचे वाली कंडीशन लग जाएगी जो मैं आपको बता रहा हूं। प्लास्टिसाइजर का मतलब 5 से 10% वैल्यू को घटा देंगे उसी टेबल में से, जो टेबल आपको बताई है, ठीक है। अभी 5 से 10% में अगर हम माने तो 7.5% हम ले लेते हैं एवरेज, ठीक है, तो 7.5% हटा देंगे। प्लास्टिसाइजर अगर हम सुपर प्लास्टिसाइजर की बात करें तो 20% तक वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। क्लियर हो गया अबोव वैल्यू से। अगर स्लंप वैल्यू हमारी 50 mm से ज़्यादा होती, 50 mm मतलब यहाँ पर बता रहा हूँ, यहाँ पर ये 50 mm से ज़्यादा होती है, अगर ये वैल्यू जो बता रहा हूँ ये, अगर ये वैल्यू हमारी 50 mm से ज़्यादा होती, ये वाली वैल्यू, तो 50 mm से ज़्यादा का मतलब 75 भी हो सकती है, कितनी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, 100 mm भी हो सकती है। तो पहले स्लंप वैल्यू के लिए वाटर कंटेंट को बढ़ा दो, ये जो वाटर कंटेंट लिखवाया आपको, ये वाला वाटर कंटेंट, इनको बढ़ा दो, और बढ़ाने के बाद में फिर प्लास्टिसाइजर के लिए देख लो, अगर प्लास्टिसाइजर ऐड किया है तो इन वैल्यू को फिर जो बढ़ी हुई आई है उनमें से घटा दो, और अगर प्लास्टिसाइजर यूज़ नहीं किया तो जो वैल्यू आएगी वाटर कंटेंट की उसी ही रहने दो, जो भी हमारी स्लंप के लिए आ रही है। क्लियर हो गया, तो ये चीज़ यहाँ पर समझाना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, प्लास्टिसाइजर आपको पता चल गया, प्लास्टिसाइजर वर्केबिलिटी बढ़ा देता है, इसलिए पानी की वैल्यू को कम करना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें तो जो प्लास्टिसाइजर होता है वो कितना लेना चाहिए हमें, ठीक है। तो मैक्सिमम लिमिट
ऑफ प्लास्टिसाइजर्स, प्लास्टिसाइजर्स, ऊपर स्पेलिंग शायद गलत हो गई है, इसे ठीक कर देता हूँ। प्लास्टिसाइजर्स, एक मिनट, इसे ठीक कर देता हूँ, प्लास्टिसाइजर, ठीक है ना, प्लास्टिसाइजर्स। और यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा प्लास्टिसाइजर। और अगर नीचे बात करें तो यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्लास्टिसाइजर्स कितना है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्लास्टिसाइजर्स। तो प्लास्टिसाइजर्स की मैक्सिमम लिमिट की अगर बात करें तो वो कितनी ले रही है यहाँ पर, 1%, 1%, मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्लास्टिसाइजर 1%। एंड फॉर सुपर प्लास्टिसाइजर्स, फॉर सुपर प्लास्टिसाइजर्स कितना लिया हुआ है, फॉर सुपर प्लास्टिसाइजर्स 2% हम ले लेते हैं, 2%, ठीक है, ऑफ सीमेंट, किसका, सीमेंट का, सीमेंट, रेस्पेक्टिवली, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। तो अगर बात करूं तो अगर मैं प्लास्टिसाइजर्स यूज कर रहा हूं तो 1% वैल्यू हमारी मैक्सिमम वैल्यू जो देंगे हम 1% देंगे, और सुपर प्लास्टिसाइजर्स की बात करें तो 2% तक देंगे, किसका, सीमेंट का, जो भी सीमेंट क्वांटिटी हमने निकाली है, ठीक है, उसका। अब जो भी सीमेंट क्वांटिटी है उसके हिसाब से हम चेक कर लेंगे। अब बात ये क्लियर हो गई आपको कि कितना हम रखते हैं यहाँ पर। चलिए, तो ये हमारे स्टेप 3 अभी कंप्लीट हुआ है, स्टेप 3। अब आते हैं स्टेप 4 पर। स्टेप 4, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेप 4। सारे स्टेप कंप्लीट करके इसको पूरा समझ जाओगे आज आप। स्टेप 4 है हमारा, जो भी हम सीमेंट निकालते हैं वो कैलकुलेशन उसकी, तो सीमेंट मटेरियल की कैलकुलेशन। तो स्टेप 4 क्या बोलता है, कैलकुलेशन ऑफ सीमेंट क्वांटिटी, सीमेंट क्वांटिटी की कैलकुलेशन हमें यहाँ पर करनी है, कितना हमें सीमेंट देना है। तो अगर बात करें यहाँ से तो फ्रॉम वाटर सीमेंट रेशियो एंड वाटर कंटेंट हमें पता चल चुका है, वाटर सीमेंट रेशियो हमें पता चल चुका है, फ्रॉम वाटर सीमेंट रेशियो एंड वाटर कंटेंट, कॉमा द क्वांटिटी of cement is computed as, अब क्या है भाई, वाटर सीमेंट रेशियो में पता चल गया है, तो सीमेंट कंटेंट क्या होगा भाई, वाटर सीमेंट रेशियो जो होता है वो क्या होता है, वाटर सीमेंट रेशियो मतलब वाटर कंटेंट अपॉन में सीमेंट कंटेंट, यही तो होता है सीमेंट कंटेंट। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ सीमेंट कंटेंट की, तो सीमेंट कंटेंट क्या हो जाएगा यहाँ से, सीमेंट कंटेंट इक्वल टू वाटर कंटेंट, जो वाटर कंटेंट है अपॉन में वाटर सीमेंट रेशियो, जो भी वाटर सीमेंट रेशियो होगा जो हमने फाइंड आउट कर लिया, और वाटर कंटेंट हमें पता चल गया। तो यहाँ से हमारे पास में किसकी वैल्यू आ गई, सीमेंट कंटेंट की वैल्यू आ गई। क्लियर। अब यहाँ पर सीमेंट कंटेंट के लिए मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू दोनों चेक करनी पड़ेंगी, वो आपको पता है, पीछे बताई हुई है मैंने आपको, जो स्टेप 2 बताया था उसमें क्लियरली मेंशन है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये वैल्यू जरूर चेक करना, जो भी क्वांटिटी आएगी निकल कर वो मैक्सिमम से ज़्यादा ना हो और मिनिमम से कम ना हो। तो यहाँ चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट शैल बी checked against minimum and maximum cement content as given in step 2। जैसे कि मैंने किस में बता रखा आपको, स्टेप 2 में। तो स्टेप 2 में जो मैंने आपको बता रखा है उसके हिसाब से मिनिमम मतलब 300 से कम, अब ग्रेड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि ग्रेड कौन सी है। तो अगर मैं बात करूं तो मिनिमम के लिए मैंने आपको बताई हुई है कि मिनिमम हम कितनी सीमेंट क्वांटिटी दोगे। तो M20 के लिए अगर बात करें तो 300 मैंने लिखवाई थी आपको, 300, तो 300 से कम नहीं होगा। M25 था तो 300 से कम नहीं होगा, M30 होगा तो 320 से कम नहीं होगा, 35 है तो 40 से कम नहीं होगा, और 40 है तो 360 से कम नहीं होगा ये हमें, और 450 से ज़्यादा नहीं होगा। ये चीज़ हमें चेक करनी है, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है। चलिए, तो यहाँ से हमने सीमेंट क्वांटिटी फाइंड आउट कर ली। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है स्टेप 5।
5 सारे स्टेप को क्लियर करता जा रहा हूँ आपके। अब आप समझ जाओगे कि भाई किस तरीके से डिज़ाइनिंग की जाती है, ठीक है, कंक्रीट की पूरा समझ जाओगे आप खुद जान जाओगे डिज़ाइनिंग करना कंक्रीट की। तो स्टेप 5 क्या है? एस्टिमेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट अपॉन में टोटल एग्रीगेट मतलब फाइन एग्रीगेट प्लस कोर्स एग्रीगेट। तो एस्टिमेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट अपॉन में टोटल एग्रीगेट रेशियो, इसको हमें एस्टिमेट करना है कि भाई कितना इसका रेशियो है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास जोन दिए हुए होते हैं, उसे आप हम एस्टिमेट कर लेंगे यहाँ पर। और ये जो भी रेशियो होता है ये क्या होता है? बाय वॉल्यूम होता है, बाय वॉल्यूम। तो ये किस तरीके से होगा वो हम निकाल सकते हैं, वो भी हमें टेबल में गिवन होता है। तो क्या है? जोन आपको बता रेखा होगा, आपको वैसे याद भी होना चाहिए, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो टेबल की अगर बात करो तो यहाँ पर टेबल बना देता हूँ सबसे पहले आपको। तो मान लीजिए ये आपकी एक टेबल है, मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट के बेसिस पर है। ये आपकी मान लीजिए मैंने टेबल बना दी। ये हो गया आपका, ये आपका कोर्स एग्रीगेट बाय टोटल एग्रीगेट मतलब कोर्स प्लस फाइन एग्रीगेट, इसका रेशियो बाय वॉल्यूम। ये हमें जो दिया हुआ है वो बाय वॉल्यूम ये दिया हुआ है। अब बात करें तो यहाँ पर फिर जोन कोर्स एग्रीगेट बाय टोटल एग्रीगेट का रेशियो बाय वॉल्यूम, मतलब इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम के टर्म्स में ये रेशियो है, ठीक है, जो भी मैं आपको लिखवाऊंगा। और जोन की बात करते हैं तो जोन ऑफ फाइन एग्रीगेट वो हमें दिया हुआ है, जोन ऑफ फाइन एग्रीगेट। तो जोन ऑफ फाइन एग्रीगेट में एक होता है आपका जोन 4, एक होता है हमारा जोन 3, एक होता है हमारे पास जोन 2 और एक हमारे पास होता है जोन 1। तो ये 4 जोन में हमने कैटेगराइज किया हुआ है। अब ये जोन कैसे बने हुए हैं? ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेस्ट। तो जोन 4 में जो सैंड होगी या फाइन एग्रीगेट होगी वो सबसे ज़्यादा फाइन होगी, ठीक है ना। और जोन 1 में जो फाइन एग्रीगेट होगा वो कोर्सेस्ट होगा। तो कोर्सेस्ट और फाइनेस्ट ये हमने बताया हुआ है, ठीक है, कोर्सेस्ट एंड फाइनेस्ट, ये चीज़ यहाँ पर क्लियर मेंशन की हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमें बता रहा है किसके बारे में? ये हमें फाइनेस्ट के बारे में, फाइनेस्ट की तरफ है ये फाइनेस्ट। और जोन फर्स्ट किस तरफ होता है? कोर्सेस्ट की तरफ। मतलब हम जोन 1 की तरफ जैसे जैसे आ जाएंगे तो हमारी सैंड जो होगी वो कोर्स होती जाएगी, कोर्सेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो नॉमिनल साइज अगर बात करें 10 mm के लिए, 20 mm के लिए और 40 mm के लिए, तो क्या क्या वैल्यू होती हैं वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर। 0.5, 0.48, 0.46 एंड 0.44, ठीक है। 20 mm के लिए 0.60, 0.58, 0.56, 0.54, 0.75 40 mm के लिए, 0.73, 0.71, 0.69। याद करना आसान है, देखिए वैल्यू 0.02 कम होता जा रहा है। अगर इससे चलें तो ये 0.02 यहाँ पे कम, ये 0.02 यहाँ से कम, ये 0.02 यहाँ से कम। मतलब शुरू वाली वैल्यू याद रखो, आखिरी वाली वैल्यू अपना पता चल जाएंगे। 0.02 कम होता जा रहा है। तो ये क्या है? ये कोर्स एग्रीगेट बाय टोटल एग्रीगेट का रेशियो दिया हुआ है बाय वॉल्यूम है ये आपका। और यहाँ पर मैंने आपको ये मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट बताए हुए हैं। ये क्या है आपके? मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट है आपके यहाँ पर। ये हैं आपके मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट, ठीक है ना। तो आपके जो भी आपका मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट है वो आपको दिया हुआ है, मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट, ठीक है, कोर्स एग्रीगेट। तो ये आपको दिया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे? जोन 4, जोन 3, जोन 2, जोन 1 के हिसाब से हम निकाल देंगे। ये आपको दिया हुआ क्वेश्चन में कि किस जोन की हमारी सैंड है या फाइन एग्रीगेट किस जोन का है। क्लियर हो गया। अब इन वैल्यूज़ जो आपको वैल्यू मैंने निकाली है ये एक्चुअली वाटर सीमेंट रेशियो अगर 0.5 है उसके लिए है। अगर वाटर सीमेंट रेशियो में चेंजेस हो गया तो इन वैल्यूज़ में भी चेंजेस हो जाता है, वो भी कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ? नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखने वाली चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट। द above proportions या रेशियो, the above value or ratio of coarse aggregate by total aggregate are given for water cement ratio equal to 0.5.
तो ये जो रेशियो या वैल्यू जो आपको दी हुई है कोर्स एग्रीगेट बाय टोटल एग्रीगेट का, वो किसके लिए दिया हुआ है? वाटर सीमेंट रेशियो अगर हमारा 0.5 है। अब अगर वाटर सीमेंट रेशियो चेंज हो जाता तो क्या चेंज होता है वो समझते हैं। 4 वाटर सीमेंट रेशियो, फॉर वाटर सीमेंट रेशियो अदर देन 0.5, अदर देन 0.5, अगर हमारा वाटर सीमेंट रेशियो अदर देन 0.5 है, कुछ भी होता है, अबव वैल्यूज, अबव मतलब जो रेशियो दिया हुआ है, अबव वैल्यूज आर मॉडिफाइड एज गिवन बिलो, जैसा हमने नीचे दिया हुआ है उस तरीके से हम मॉडिफाइड कर लेंगे। तो क्या है मॉडिफिकेशन, क्या होगा? प्लस माइनस 0.01 इन above values for each माइनस प्लस, अब प्लस माइनस ना होके माइनस प्लस 0.05 इन वाटर सीमेंट रेशियो, तो कहने का मतलब है, अब समझाता हूँ यहाँ पर, नहीं तो आपको समझ ही नहीं आएगा इसका मतलब क्या है। यहाँ पर मान लीजिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मान लीजिए ये आपकी जोन 4 की आपकी सैंड है, फाइन एग्रीगेट जोन 4 का है, और 10 mm के लिए मैं निकाल रहा हूँ, तो वैल्यू कितनी है? 0.5 है, 0.50। तो 0.50 वैल्यू है जोन 4 के लिए, और 10 mm अगर फाइन एग्रीगेट है। तो इसके लिए अब हम समझते हैं। तो मान लीजिए आपको क्वेश्चन में इतना दिया हुआ है, तो हमारे एग्जाम्पल अगर मैं समझाऊँ, एग्जाम्पल समझा देता हूँ यहाँ पर। एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो 4 जोन 4 फाइन एग्रीगेट एंड नॉमिनल साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट कितना है हमारा? कोर्स एग्रीगेट 10 mm। उसके लिए इफ वाटर सीमेंट रेशियो हमारा हो जाए कितना? 0.55। मान लीजिए हमारा वाटर सीमेंट रेशियो 0.55, तो अबव वैल्यूज में क्या चेंजेस आएंगे वो समझना। तो देखिए, अगर हम बात करें तो हमारे लिए एक्चुअल में वैल्यू कितनी होती है? अगर एक्चुअल वैल्यू की बात करें तो फाइन एग्रीगेट 10 mm और 10 mm नॉमिनल साइज के लिए फाइन एग्रीगेट का, और जो मतलब कोर्स एग्रीगेट अपन में टोटल एग्रीगेट का जो रेशियो होता है वो कितना होता है एक्चुअल में? 0.50 होता है। अब समझना, तो 0.50 देखो वैल्यू कैसे चेंज हो गई। ये किसके लिए 0.50 किसके लिए है? ये वैल्यू रेशियो फॉर वाटर सीमेंट रेशियो 0.50, इसके लिए वैल्यू है आपकी। और वाटर सीमेंट रेशियो कितना आपको दिया हुआ है यहाँ पर? 0.55, तो मतलब कितना प्लस हुआ है इसमें? 0.05, ये वैल्यू प्लस हुई है। तो जितनी वैल्यू प्लस हुई है 0.05, उतना ही इसमें ये वैल्यू प्लस हुई है, तो उतना ही माइनस हो जाएगा इस वाली वैल्यू में। मतलब 0.05 या प्लस हुई है तो 0.01 यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो चेंजेस क्या होंगे? प्लस माइनस इनवर्सली चेंजेस हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा? -0.01 का चेंजेस कर दूंगा। तो -0.01 के लिए बाद ये जो वैल्यू बचेगी हमारे पास कितनी बचेगी? 0.49। तो इसका मतलब जो अब मैं वैल्यू लेकर चलूंगा वो कितनी लेकर चलूंगा? कोर्स एग्रीगेट अपन में टोटल एग्रीगेट का रेशियो की वैल्यू 0.49 लेकर चलूंगा। क्लियर हो गया? तो ये इसका मतलब था, समझ भी आ गया होगा आपको। अब आप माइनस के लिए भी ले सकते हो, प्लस के लिए भी ले सकते हो, इट विल डिपेंड ऑन यू, आप पे डिपेंड करता है कितना लेते हो। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर समझा दी कि क्या चीज़ होती है। अगर कोई डाउट होगा तो वो डाउट क्लास में हम पूछ लेंगे। ठीक है, आप पूछ सकते हो उसमें। अब बात आती है लास्ट स्टेप की, उसके बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर स्टेप 6। स्टेप 6 के बारे में समझते हैं। स्टेप 6 देखो भाई, स्टेप 6 के बारे में समझते हैं। तो स्टेप 6 क्या है वो हमारा? कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट। इसकी क्वांटिटी अब हमें निकालनी है स्टेप 6 में। ये निकाल लिया तो देखो हमारे पानी की निकल गई, हमारी सीमेंट की निकल गई। फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट अगर हमारा निकल जाए तो कहानी खत्म है हमारी। तो कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ फाइन एग्रीगेट टू कोर्स एग्रीगेट। तो सबसे पहले इसमें देखिए स्टेप क्या है। तो सबसे पहले आपको एज्यूम करना है लेट टोटल किस तरीके से निकालते हैं। मान लीजिए आपने मान लिया 1 मीटर क्यूब है कंक्रीट, अब कुछ भी हो सकती है, उससे आपसे चेंजेस हो जाएंगे। लेट टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। माना कि जो आप कंक्रीट ले रहे हो वो 1 मीटर क्यूब है, उसका टोटल वॉल्यूम।
तो अगर मैं बात करूं टोटल वॉल्यूम की तो ये है। अगर मैं इसमें से एयर का वॉल्यूम डिडक्ट कर दूं तो मेरे पास में पानी, सीमेंट, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट यही बचेगा, या प्लास्टिसाइजर होगा वो बच जाएगा। तो इसका मतलब मुझे एयर को यहाँ से रिमूव करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट यहाँ पर क्या करेंगे, अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट मास की, अगर मैं बात करूँ कंक्रीट मास मतलब एयर को हटाकर, वो कितना होगा, एक मतलब 1 मीटर क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ एयर। अब ये वॉल्यूम ऑफ एयर जनरली 2% ली जाती है। कितनी ली जाती है, अगर क्वेश्चन में ना दिया होगा तो 2% आप ले लेना है इसको, आप कर सकते हो 2%, 2% आप लेट मान सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास में वॉल्यूम ऑफ कोर्स कंक्रीट मास निकल गया। अब वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट मास निकल गया तो सेकंड स्टेप क्या है हमारा, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट क्या है भाई, हमें वेट ऑफ सीमेंट तो पता चल चुका है। तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट क्या होगा, वेट ऑफ सीमेंट, भाई जो भी हमारा वेट ऑफ सीमेंट आया वो अपॉन में जो भी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो जो भी डेंसिटी ऑफ वाटर होगा वो हमारा ये होगा सीमेंट। अभी कैसे निकला है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, बता भी देता हूँ। चलो कईयों को डाउट आ रहा होगा ये कैसे निकाल दिया वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, बता देता हूँ आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, किस तरीके से निकाला है साइड में बता देता हूँ। अब बार बार नहीं बताऊँगा, यहाँ पर ये समझ जाना ध्यान से। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सीमेंट क्या है आपका, कैसे तरीके से निकला है देखिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिक ग्रेविटी, आप जानते हो स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी भी चीज़ की क्या होती है, डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल अपॉन में स्टैंडर्ड मटेरियल की डेंसिटी, या स्टैंडर्ड फ्लूइड जो हम ले रहे हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो जी ऑफ सीमेंट, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट की बात करें तो वो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ सीमेंट अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर, यही होता है भाई, स्पेसिफिक ग्रेविटी तो यही होगी। अब डेंसिटी ऑफ सीमेंट क्या होगा, अगर डेंसिटी ऑफ सीमेंट की बात करें तो डेंसिटी ऑफ सीमेंट क्या होगा, जो भी मास होगा, मास ऑफ सीमेंट वहाँ वेट मैंने लिख दिया है, वो आप समझ जाना केजी में ही है, ठीक है ना। मास ऑफ सीमेंट या मास भी लिख सकते हो, कहने का मतलब है मास, एम मास। तो मास ऑफ सीमेंट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। तो यहाँ से ये वैल्यू हम पुट कर दें ऊपर, इधर पुट कर दो। तो जी ऑफ सीमेंट क्या आ गया, जी ऑफ सीमेंट मास ऑफ सीमेंट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सीमेंट इनटू रो डब्ल्यू। तो ये तो चीज़ वहाँ पे बताई रखी है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं अब, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को इधर ले जाओगे, तो वॉल्यूम इधर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, मास ऑफ सीमेंट अपॉन में जी ऑफ सीमेंट इनटू रो ऑफ वाटर। ये चीज़ यहाँ पे बता रही है ऊपर, देखो ऊपर जो कैलकुलेट किया हुआ वॉल्यूम सीमेंट, ठीक है। तो मास के टर्म में केजी में आएगा तो केजी में मास ले लो आप, क्योंकि नीचे डेंसिटी है आपकी, मास डेंसिटी, तो मास डेंसिटी के हिसाब से मास में ले लीजिए। नेक्स्ट की अगर बात करूँ थर्ड, ये चीज़ आपको पता चल गई। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा, इसी तरीके से वॉल्यूम वाटर निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम वाटर क्या होगा भाई, वॉल्यूम वाटर वेट ऑफ वाटर अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर। जी की वैल्यू क्या होती है वाटर के लिए, 1, ठीक है। ऊपर वाली चीज़ तो है नीचे, ये एम ही लिखो यहाँ पर, एम। जी की वैल्यू कितनी होती है, 1, ये एम लिख देते हैं क्योंकि केजी में ले रहे हैं वैल्यू। तो जी की वैल्यू 1 हो गई। नेक्स्ट अगर बात करें तो वॉल्यूम, अगर हम एडमिक्सचर यूज़ करें तो वॉल्यूम उसका एडमिक्सचर का भी ले लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ एडमिक्सचर अगर ले रहे हैं तो यूज़ करेंगे, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है यूज़ करने की एडमिक्सचर। तो दैट इज इक्वल टू, वो भी कितना होगा, मास ऑफ एडमिक्सचर अपॉन में स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एडमिक्सचर इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ से हमने एडमिक्सचर का वॉल्यूम निकाल लिया। तो अब ये बता दीजिए कि हम टोटल एग्रीगेट का इस वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो अब हम निकाल सकते हैं, कंक्रीट मास का हमें पता चल चुका है कि कितना है, 1 माइनस वॉल्यूम ऑफ एयर। तो यहाँ से अब मैं क्या कर सकता हूँ, नेक्स्ट तो वॉल्यूम ऑफ टोटल एग्रीगेट क्या होगा, वो जो ये पहला फर्स्ट पॉइंट लिखवाया, फर्स्ट पॉइंट दिस, इसमें जो वॉल्यूम आ रहा है कंक्रीट मास का, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट मास माइनस सेकंड वाला प्लस थर्ड वाला प्लस फोर्थ वाला, ये माइनस कर देंगे इसमें से। तो हमारे पास में टोटल एग्रीगेट का वॉल्यूम निकल कर आ गया। अब हमारा टोटल एग्रीगेट का वॉल्यूम निकल कर आ गया तो हमारे लिए कोई दिक्कत है ही नहीं। तो आगे अब हम समझाते हैं नेक्स्ट, अगर बात करें तो नेक्स्ट स्टेप की, इसी के अंदर मतलब पॉइंट्स में नेक्स्ट पॉइंट की। तो देखिए हमें वॉल्यूम ऑफ टोटल एग्रीगेट हमें पता चल गया। तो अब हम वेट ऑफ कोर्स एग्रीगेट और वेट ऑफ फाइन एग्रीगेट निकाल सकते हैं। तो वेट ऑफ कोर्स एग्रीगेट क्या होगा, तो वेट ऑफ कोर्स एग्रीगेट इक्वल टू, अगर बात करें तो वेट क्या होगा भाई, वॉल्यूम इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, यही तो होगा। तो वेट ऑफ कोर्स एग्रीगेट कितना, या मास लिखो यहाँ पर, मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट, वेट की आदत बनी हुई है इसलिए वेट लिख दिया। तो मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट इनटू
जी ऑफ कोर्स एग्रीगेट स्पेसिफिक ग्रेविटी कोर्स एग्रीगेट इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट। अब आप कह रहे होंगे कि जी कोर्स एग्रीगेट का दिया हुआ होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर आपको पता है, वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट कैसे निकालेंगे सर, तभी तो मास निकलेगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट आपका टोटल एग्रीगेट वॉल्यूम का पता तो चल गया पीछे, वहां से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा वो भी बता देता हूं। तो वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट कैसे निकलेगा, देखो वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट इक्वल टू होगा क्या, यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जब हमें वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट इक्वल टू क्या होगा, जो प्रोपोर्शन होगा CA मतलब कोर्स एग्रीगेट अपॉन में टोटल एग्रीगेट। तो ये प्रोपोर्शन क्या है, प्रोपोर्शन, ये हमें पता चल गया पीछे से। तो जो भी पॉइंट की वैल्यू आएगी निकल कर, अरे भाई हमें प्रोपोर्शन पता चल गया है ना, तो प्रोपोर्शन पता चल गया तो वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट पता नहीं चल जाएगा यहाँ से कि वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट क्या होगा। क्लियर हो गया या नहीं हो गया, तो यहाँ से हम पता चल सकता है, क्योंकि टोटल एग्रीगेट का क्या है, टोटल एग्रीगेट का वॉल्यूम मुझे पता है, टोटल एग्रीगेट वॉल्यूम मुझे पता चल गया। तो टोटल एग्रीगेट का वॉल्यूम अगर मुझे पता चल गया और इसका रेशियो भी मुझे पता चल गया, तो हमारा क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम कोर्स एग्रीगेट निकल जाएगा। यहाँ से सिंपली आप फाइंड आउट कर सकते हो कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम। ठीक है, टोटल एग्रीगेट पीछे हमने निकाल ही लिया। नेक्स्ट 7th मास ऑफ फाइन एग्रीगेट। ऐसी मास ऑफ फाइन एग्रीगेट भी निकाल लेंगे। मास ऑफ फाइन एग्रीगेट क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट, वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट, वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट इनटू जी ऑफ फाइन एग्रीगेट इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट पता है, वॉल्यूम ऑफ टोटल एग्रीगेट पता है, तो वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट कितना होगा बताओ। तो वॉल्यूम ऑफ टोटल एग्रीगेट, वॉल्यूम ऑफ टोटल एग्रीगेट माइनस वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट, ये हमें पता है, तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट पता चल जाएगा। तो ये चीज़ आपकी निकल गई। तो मास हमने फाइन एग्रीगेट का, कोर्स एग्रीगेट का सब कुछ निकाल लिया। अब फाइनली हमारे पास देखिए सबका मास निकल के आ चुका है, सीमेंट का, वाटर का, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट। अब सबको क्या लगा लो, रेशियो में फिक्स कर लो। तो यहाँ पर हम रेशियो में फिक्स कर लेंगे, कैसे, तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे फाइनली। नेक्स्ट स्लाइड में बता देता हूँ, इजीली आपको समझ आएगा। तो हमारे पास में क्या क्या वैल्यू निकल गया, गई मास ऑफ या वेट ऑफ सीमेंट हमें पता चल गया। ठीक है, ये केजी में। और हमें क्या पता चल गया, मास ऑफ फाइन एग्रीगेट हमें पता चल गया केजी में। ठीक है, और हमें क्या पता चल गया, मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट हमें पता चल गया केजी में। ऐसे लिख लेना आप सबको वैल्यू को। और वाटर लिखना है तो वाटर लिख लेना है, यहाँ पर वाटर भी लिख देना, या वाटर सीमेंट रेशियो या वाटर। तो यहाँ पर क्या है, वाटर लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है वैसे ही, क्योंकि हम क्या लिखते हैं जनरली, हम 3 रेशियो में लेते हैं, सीमेंट मास, मतलब सीमेंट में फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट। यहाँ पर वाटर को लिख लेना, अगर वाटर आपको देना है तो किस रेशियो में वाटर को मिलाया है। ठीक है, तो वो हम निकल लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर सारी चीज़ें क्वांटिटी निकल कर आ गई। तो यहाँ से फिर जो भी मास ऑफ सीमेंट जो भी निकल कर आ रहा है उसी को उससे डिवाइड कर देना, सबको डिवाइड करते जाना। तो 1:2 समथिंग के रेशियो में वैल्यूज निकल के आ जाएंगी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा, तो ये सारी चीज़ें आप निकाल सकते हो कि किस तरीके से हमें रेशियो निकालना है। तो ये रेशियो हमें बता देगा कि हमें जो भी डिज़ाइन स्ट्रेंथ हमें चाहिए, जो भी करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हमें चाहिए, उसके लिए हमें कितना प्रोपोर्शन देना पड़ेगा, सीमेंट का, फाइन एग्रीगेट का, कोर्स एग्रीगेट का और पानी का। क्लियर हो गया। वाटर सीमेंट रेशियो भी यहाँ से हम निकाल लोगे कितना वाटर सीमेंट रेशियो होगा। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर आपको पता हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ये दी एंड हो गया आपका, किसका, जो भी हम डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट कर रहे हैं उसका। सारे स्टेप्स बता दिए, थोड़ा लॉन्ग था लेकिन समझना बहुत ज़रूरी था। अब कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो आप इस पर कर सकते हो। ठीक है, और कोई भी अगर वॉल्यूम ऑफ एयर आपसे पूछता है, एज्यूम करना है तो 2% हम एज्यूम करते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर को। क्लियर हो गया, तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ पर हम दी एंड करते हैं इस क्लास का। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा डिज़ाइन मिक्स का बारे में। अब आगे फिर प्रोसीड करेंगे कंक्रीट में। ठीक है, आरसीसी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, मैंने कंप्लीट करा दिया आपको। चलिए, थैंक यू सो मच।